हेलो क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं वायरुलेंस फैक्टर्स के बारे में। कौन कौन से कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के अंदर वायरुलेंस फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। वायरुलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं? तो वायरुलेंस फैक्टर एक ऐसे फैक्टर कह सकते हैं होते हैं जो बैक्टीरिया को डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं उसको। इतनी जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया होंगे वो वहाँ पे इन्फेक्शन काज करते हैं। तो वायरुलेंस फैक्टर में सबसे पहले डिप्थीरिया टॉक्सिन्स, एक्जोटॉक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल एंड सिस्टमिक डैमेज। तो एक्जोटॉक्सिन्स जो होगा ये कह सकते हैं जो बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया की एक्स्ट्रा सेलुलर वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलरी वहाँ पे सिक्रीट होता है। ये बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं हाईली टॉक्सिन्स होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो इन्फेक्शन साइट होती है इस इन्फेक्शन साइट के अलावा और जो ब्लड स्ट्रीम रहेगा वो पूरी उसके थ्रू वहाँ पे पूरी बॉडी में कह सकते हैं स्प्रेड हो जाता है और वहाँ पे जो सिस्टमिक डैमेज है उसको काज करेगा, लोकल डैमेज काज करेगा। जैसे थ्रॉट हो गया, थ्रॉट में जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा नेक्रोसिस काज करेगा। ठीक है, और वहाँ पे जो ग्रेस वाइट जो सूडो मेम्ब्रेन रहती है उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे हार्ट हो गया, पेरिफेरल नर्व्स हो गई, किडनी हो गई, उनको डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओनली टॉक्स प्लस स्ट्रेन्स फेज इन्फेक्टेड प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स। तो जितने भी कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होते हैं वो सभी टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। केवल कुछ ही स्ट्रेन ऐसे रहते हैं जो टॉक्स जीन्स जिनके अंदर जो क्या करते हैं टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे स्ट्रेन जिनके अंदर टॉक्स जीन्स प्रेजेंट रहेंगे वही टॉक्सिन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, टॉक्स प्लस स्ट्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये टॉक्सिन्स जो टॉक्स प्लस स्ट्रेन्स रहते हैं वो टॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं और जो टॉक्स माइनस स्ट्रेन रहते हैं टॉक्सिन्स प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो टॉक्स जीन जिनके अंदर प्रेजेंट रहेगा वही पैथोजेनिसिटी काज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनकोडेड बाई बीटा फेज बैक्टीरियोफेज। तो जो बीटा फेज रहेगा एक बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज क्या रहता है, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस कह सकते हैं होता है जो क्या करता है बैक्टीरिया को ही इन्फेक्टेड करेगा। ठीक है, तो ये वायरस क्या करेगा, अपने साथ टॉक्स जीन को लेके आएगा और वहाँ पे जो जीन होगा, जीन आगे चल के वहाँ पे डिप्थीरिया टॉक्सिन्स का फार्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया अकेले वहाँ पे टॉक्सिन्स नहीं फार्मेशन करता है, वहाँ उसके लिए जो बैक्टीरियोफेज होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जो रहेगा उसके उसे जो बीटा फेज रहेगी, बीटा फेज के थ्रू ही वहाँ पे टॉक्स जो जीन्स रहते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। अब बीटा फेज कैरियर्स टॉक्स जीन्स इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल डीएनए लाइसोजेनिक कन्वर्जन। तो मैंने बताया जो बीटा फेज रहेगी ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो इन्फेक्ट करेगा इसमें कैसे, जो फेज बैक्टीरिया रहेगा वो सेल के अंदर वहाँ पे एंटर करेगा, फिर वहाँ पे जो डीएनए रहेगा, डीएनए के साथ वहाँ पे जो डीएनए रहता है बैक्टीरियल डीएनए रहेगा उसके साथ वहाँ पे इंटीग्रेट करेगा, उसके साथ वो और जुड़ जाएगा। फिर वहाँ पे जो लाइसोजेनिक कन्वर्जन होगा, इसी को जो ये जुड़ने का काम करता है इसको क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक कन्वर्जन कहते हैं। फिर अब ये जो बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया के पास जो टॉक्स जीन्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया फिर क्या करेगा, वहाँ पे जो डिप्थीरिया टॉक्सिन्स होगा उसका फार्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो मेनली होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लाइसोजेनिक कन्वर्जन होता है। लाइसोजेनिक कन्वर्जन का मतलब जब कोई बैक्टीरियोफेज होगा वो अपना डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया रहेगा बैक्टीरिया को एक नया करेक्टर मिल जाता है कह सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लाइसोजेनिक कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है क्या करता है, डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही एक बैक्टीरिया रहता है विब्रियो कॉलेरी, वो कॉलेरा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम हो गया, बाटुलिज्म टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो अलग अलग टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है आयरन रेगुलेट्स टॉक्सिन सिंथेसिस। तो जो आयरन रहता है, आयरन क्या करेगा वहाँ पे, पहला न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन के अलावा वहाँ पे टॉक्सिन्स प्रोडक्शन को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर बॉडी में आयरन ज़्यादा अमाउंट में है वहाँ पे तो बैक्टीरिया क्या होगा, टॉक्सिन्स बनाने के लिए वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो क्या हो रहेगी, कम होगी। ठीक है, टॉक्स जीन वहाँ पे सप्रेस हो जाएंगे और टॉक्सिन्स वहाँ पे कम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है,
तो मेनली कारण क्या रहता है, जो आयरन रहता है ये क्या करेगा, डिप्थीरिया टॉक्सिन को सप्रेस करने का काम करता है। डिप्थीरिया टॉक्सिन सप्रेसर के नाम से वहाँ पे रेगुलेट प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होगा, जो प्रोटीन होगा वो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देगा, टॉक्सिन को कम से कम वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर वहाँ पे आयरन का कंटेंट कह सकते हैं बॉडी में कम है, तो क्या होगा, जो DTR कह सकते हैं रहता है, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट होगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो टॉक्सिन जीन क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। अब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो डिप्थीरिया टॉक्सिन्स होता है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण रहता है कि जो आयरन डिफिशियंसी की कंडीशन रहेगी उसमें जो टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन होता है उसमें इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आयरन की डिफिशियंसी होगी। वहाँ पे जो DTXR जीन होता है, DTXR होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। जब DTXR इनएक्टिव हो जाएगा तो टॉक्सिन्स वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको सप्रेस नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टॉक्सिन्स के स्ट्रक्चर की। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन 62 के डेल्टा, जिसको किलो डेल्टा कहते हैं, स्प्लिट्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं। एक फ्रेगमेंट ए होगा, दूसरा फ्रेगमेंट बी रहता है। तो मेनली इसमें होता क्या है, जो डिप्थीरिया टॉक्सिन से केवल किसका बना रहता है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का बना रहता है। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना बताया, अप्रॉक्स वही 62 किलो डेल्टा होता है। तो होगा क्या, जब एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन के बाद ये क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 फ्रेगमेंट्स रहेंगे जिनमें डिवाइड हो जाएगा, पहला फ्रेगमेंट ए, दूसरा फ्रेगमेंट बी। ठीक है, तो इसको एक नाम से और भी जानते हैं, ये भी एक्सोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। ठीक, तो फ्रेगमेंट ए एक्टिव पार्ट रहेगा, एक्टिव पार्ट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो फ्रेगमेंट ए रहेगा ये कैसा रहता है, एक्टिव पार्ट रहता है। ठीक है, एंजाइमेटिक पार्ट कह सकते होता है ये, कि मेनली क्या करता है, सेल को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये करता क्या है, ये जो इलांगेशन फैक्टर 2 रहेगा उसकी हेल्प से ये ADP राइबोलाइसिन को, जो राइबोलाइसिन होता है उसको ये क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देता है। जब उसको डीएक्टिवेट कर देगा, राइबोलाइसिन नहीं होगा, राइबोज की सिंथेसिस नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस भी इनहिबिट होगी। और जो सेल रहेगा, सेल के अंदर जब वहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी, तो सेल वहाँ पे सेल नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। सेकेंड है फ्रेगमेंट बी, जो क्या करता है, ये बाइंडिंग पार्ट होता है अटैच टू द होस्ट सेल। जो फ्रेगमेंट बी होगा ये क्या करता है, जो टॉक्सिन्स होता है, टॉक्सिन्स को बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, जो होस्ट सेल रहेगी, होस्ट सेल के जो रिसेप्टर्स रहते हैं उनको ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ ही अडेशन हो जाएगा, वहाँ से उसके साथ कह सकते हैं चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये खुद ये सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये क्या करेगा, केवल उसको वहाँ पे सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, केवल ये क्या करेगा, वहाँ पे जो होस्ट सेल होगी उसके साथ ही क्या करेगा, वहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, उसके साथ बाइंड हो जाता है, जिससे जो टॉक्सिन्स होंगे टॉक्सिन सेल के अंदर एंटर कराने में कह सकते हैं हेल्प करने का काम करता है, क्योंकि ये केवल अटैचमेंट का काम करेगा और फ्रेगमेंट ए जो रहेगा वो फिर वहाँ से टॉक्सिन्स को लेके साइटोप्लाज्म के अंदर तक वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, अगर फ्रेगमेंट बी नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे टॉक्सिन्स सेल के अंदर नहीं एंटर करेगा, और फ्रेगमेंट ए नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे अपना साइटोप्लाज्म के अंदर जाके वहाँ पे अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़रूरी रहती है, जिसके थ्रू वहाँ पे ये कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो फ्रेगमेंट बी बाइंड टू द होस्ट रिसेप्टर्स। तो मेनली होता क्या है, जो फ्रेगमेंट बी रहेगा ये क्या करता है, सबसे पहले होस्ट की सेल के सरफेस पे वहाँ पे जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ ही अटैच होगा। ठीक है, तो मेनली इसका फंक्शन, अगर मेन फंक्शन देखा जाए तो क्या होता है, टॉक्सिन्स जो रहेगा, टॉक्सिन्स को टारगेट सेल के अंदर वहाँ पे इंटर कराना रहता है। फ्रेगमेंट बी क्या करेगा, वो सेल को डैमेज नहीं करेगा, वो केवल एक कह सकते हैं एंट्री गेट की तरह वर्क करता है। वहाँ पे जो सेल रहेगी, सेल के लिए सेल के अंदर वहाँ पे एक एंट्री गेट तैयार कर देगा टॉक्सिन्स को ले जाने के लिए। फिर क्या होगा, फ्रेगमेंट बी एंडोसाइटोसिस, फ्रेगमेंट ए रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर क्या होगा, जो फ्रेगमेंट बी होगी वो जब रिसेप्टर्स के साथ अटैच होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे
जो टॉक्सिन्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिर एंडोसाइटोसिस के थ्रू वहाँ पे सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। एंडोसाइटोसिस नाम से ही लग रहा है, मतलब सेल के अंदर वहाँ पे जो उसकी मेम्ब्रेन रहेगी, सेल की जो मेम्ब्रेन रहेगी उसके उसे वहाँ पे टॉक्सिन्स को और वहाँ पे एंटर कराएगा। ठीक है, तो मेनली क्या रहता है, जो सेल रहता है सेल के अंदर बहुत सारे एंडोसोम्स वहाँ पे बने रहते हैं। एंडोसोम क्या करेंगे, वहाँ पे एंडोसोम के अंदर का जो पीएच रहेगा वो कैसा रहता है, एसिडिक नेचर का रहता है। ठीक है, तो जो फ्रेगमेंट बी रहेगा वो मेम्ब्रेन में पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, और जो फ्रेगमेंट ए रहेगा वो साइटोप्लाज्म में वहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही फ्रेगमेंट ए क्या करेगा, आगे चल के वहाँ पे डिजीज काज करता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंट ए काजेज एडीपी राइबोलाइसिस राइबोसाइलेशन। ठीक है, ऑफ EF2 स्टॉप्स प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या होगा, जो अब फ्रेगमेंट ए है ये क्या करेगा, एक एंजाइम की तरह वहाँ पे वर्क करेगा। ये क्या करता है, जो NAD+ रहेगा उसकी थ्रू से वहाँ पे जो ADP राइबोज होगा उसको निकाल करके वहाँ पे जो EF2 स्टेज रहती है, इलांगेशन फैक्टर 2 रहता है, उस पर ये क्या करता है, अटैच कर देगा। ठीक है, तो इस जो ये प्रोसेस रहता है इसी को क्या कहते हैं, ADP राइबोसाइलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, जो इलांगेशन फैक्टर 2 है ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस जब हो रही होगी उसके दौरान वहाँ पे जो राइबोसोम रहेंगे, राइबोसोम्स को यह मारने पर आगे वहाँ पे उसको बढ़ाने का काम करता है। फिर इलांगेशन फैक्टर 2 क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, और वो आप जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ जो राइबोसोम्स होंगे वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। और जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी तो सेल के अंदर वहाँ पे कोई न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो सेल रहेगी वो धीरे धीरे वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो मेनली जो डिप्थीरिया टॉक्सिन्स रहता है ये क्या करता है, ये जो इलांगेशन फैक्टर 2 है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। जब इलांगेशन फैक्टर 2 इनहिबिट हो जाएगा तो वहाँ पे जो राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, राइबोसोम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, राइबोसोम आगे नहीं बढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी और वहाँ पे जो सेल रहेगा सेल की डेथ हो जाएगी। तो नेक्स्ट है सेल डेथ रिजल्ट, सेल डेथ, नेक्रोसिस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, नेक्रोटिक सेल्स प्लस फाइब्रिन प्लस RBCs प्लस WBC प्लस बैक्टीरिया। तो कहने का मतलब है जो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी जब, तो उसके कारण क्या होगा, जो एपिथेलियल सेल्स होंगी उनकी डेथ हो जाएगी जिसको सेल डेथ कहते हो, और वहाँ पे फिर उनकी जो नेक्रोसिस रहेगी वो होगी। ठीक है, वहाँ पे जो कह सकते हैं टिश्यूज़ रहते हैं, टिश्यूज़ का डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जब डेथ हो जाएगी तो जो डेड सेल रहेगी, डेड के सेल के ऊपर जो फाइब्रिन रहता है, RBC WBC बैक्टीरिया या फिर जो डेड एपिथेलियल सेल्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके क्या करेंगी, एक थिक मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ये क्या करेंगी, एक थिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगी, और जो ये थिक मेम्ब्रेन बनी रहती इसी को क्या कहते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन कहा जाता है या फिर फाल्स मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, अब स्यूडो मेम्ब्रेन में क्या क्या रहता है, तो स्यूडो मेम्ब्रेन में जैसे मैंने बताया कि WBC हो गया, RBCs हो गया, फाइब्रिन हो गई, और जो डेड से एपिथेलियल सेल्स रहती हैं। ठीक है, और कुछ कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो और ये क्या रहेंगी, ये एक लेयर का स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो हमारी लिविंग सेल्स रहती है उसके साथ अडेयर रहती हैं। ठीक है, चिपकी हुई रहती हैं। अगर इनको ज़बरदस्ती हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो नीचे टिश्यूज होंगे उनसे वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो इस कारण से उनको हम वहाँ पे रिमूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस, थिक लेथार्जी, ग्रेइश वाइट या फिर ब्लू लेयर। तो अगर जो स्यूडो मेम्ब्रेन रहती हैं कैसे दिखेंगी, वहाँ पे थिक रहेगी, टफ रहती है, लेथरीन मतलब चमड़े जैसे दिखेगी, ग्रेइश वाइट कलर की वहाँ पे, या फिर ग्रेइश ब्लू कलर अपीयरेंस इसका रहता है। ठीक है, और ये फर्मली अटैच्ड होती है, मैंने बताया जो लिविंग सेल्स होंगी उनके साथ, लिविंग टिश्यूज़ रहेंगे उनके साथ ये अटैच रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, आसानी से हम नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, अदर फैक्टर्स में जैसे पिली अटैच टू द म्यूकोसा और न्यूरोमिनिडेज एंड हाइलोरिनिडेज हेल्प इन रीजन। तो देखो
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि पिली हो गई, फिम्बरी जिसको कहते हो, ये भी इसमें क्या रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका मेनली फंक्शन भी क्या रहता है, ये वहाँ पे अडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को थ्रॉट हो गए, थ्रॉट के अंदर जो एक म्यूकोसल लेयर रहती है उसके साथ ही क्या करता है, अडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जब वहाँ अडेयर हो जाएगा तो फिर वहाँ पे कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेता है और वहाँ पे इन्फेक्शन की स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेम ऐसे और इसके अंदर बहुत सारे जैसे न्यूरोमिनिडोज एंजाइम हो गया, ये भी क्या करता है, होस्ट सेल की जो सरफेस रहेगी उस पर एक सिलिक एसिड नामक न्यूरोमिनिक एसिड के नाम से वहाँ पे जो एंजाइम रहता है उसका ब्रेक डाउन करेगा, जिससे वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा वो आसानी से वहाँ पे टिश्यू के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, जब एंटर कर जाएगा तो वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा आसानी से। इसी तरह हाइलोरिनिडेज होता है, ये भी क्या करता है, इसको भी स्प्रेडिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे, कनेक्टिव टिश्यू में जो हाइलोरेनिक एसिड रहता है उसके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके जो हाइलोरेनिक एसिड का ब्रेकडाउन कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो टिश्यूज़ होंगे उनका लॉस हो जाएगा और बैक्टीरिया वहाँ पे अंदर आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। और हाइलुरोनिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स को आपस में बाइंड रखने का काम करता है। ठीक है, तब जब हाइलुरोनिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सेल के बीच में गैप हो जाएगा और वहाँ पे बैक्टीरिया आसानी से स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, वहाँ पे जो लोकल इन्वेजन होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आज हम इतनी ही क्लास रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे क्या इसकी पैथोजेनेसिस है और कौन कौन सी ये डिजीज़ काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके क्लास।